आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल वेजिटेशन में भारत में प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति या भारत में नेचुरल वेजिटेशन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, यानी कि टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे टॉपिक की जो है कि व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में जो है जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है इसका वितरण। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आखिरकार इसको नेचुरल शब्द क्यों लगा हुआ है, केवल वेजिटेशन ही क्यों नहीं लगा हुआ है, बताया आपने? नेचुरल वेजिटेशन क्यों कहा गया? प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति में क्या आता है के साथ एक सब जुड़ा हुआ ना, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि ऐसी वनस्पति जो प्रकृति में पाई जाती हो, ऐसी वनस्पति जिसके विकास में मानव का हस्तक्षेप ना हो या ना के बराबर। तो ये मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो है यानी कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स those type of the plant community which has been left undisturbed for a long time। यानी कि ऐसी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति जो है वनस्पति का ऐसा समुदाय होता है जो बहुत लंबे समय तक मानव के प्रभाव से क्या रहता है, मुक्त रहता है, यानी कि उसमें मानव के प्रभाव से रहित रहता है, उसके विकास में मानव का प्रभाव नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स दोज प्लांट कम्युनिटी, यानी कि ऐसी वनस्पति समुदाय को जो है प्रदर्शित करता है या उसकी तरफ इंगित करता है विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो बहुत दिनों तक जो है हस्तक्षेप से क्या है मुक्त, विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय तक जो है वो मानव के हस्तक्षेप से। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति है जिसके विकास में मानव का हस्तक्षेप या ना हो, और यदि हो भी तो वो ना के बराबर। क्योंकि दो तरीके की वनस्पति क्या है, वनस्पति तो जो हम लगाते हैं वो भी होती है वो मानव के द्वारा लगाई गई, लेकिन इसमें मानव, इसके विकास में मानव का कोई रोल नहीं, अपने आप होगा। जैसे जंगल आप देखते हैं पहाड़ों में, वहाँ कोई लगाने थोड़ी नहीं जाते। जैसे आप हिमालय पर्वत गए या चित्रकूट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसी वनस्पति रहती है जिनको कोई लगाता नहीं, ना वहाँ पर कोई चढ़ पाता है ज़्यादा। आप टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के नाम पर जो है हमारा हस्तक्षेप इस पर बढ़ता जा रहा है। नहीं तो अभी तक क्या आता है कि अपने आप जंगल, जिन्हें आप जंगल कहते हैं, सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं, वन कह देते हैं, उनको कोई लगाने नहीं जाता, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति से है जिसके विकास में मानव का हस्तक्षेप ना के बराबर हो या मानव का हस्तक्षेप। अब देखिए जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ये किससे प्रभावित होती है, कौन से फैक्टर्स इसके विकास में रिस्पॉन्सिबल है, इसके विकास में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। मुख्य रूप से आप देखते हैं इसमें जो उत्तरदायी वो एक सॉइल है और एक क्लाइमेट। सॉइल और क्लाइमेट में आपकी कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका रेनफॉल और रेन और वर्षा और तापमान मुख्य रूप से, और तो बाकी क्लाइमेट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे प्राकृतिक वनस्पति के विकास में जिसका योगदान है वो मुख्य रूप से मिट्टी और जलवायु। अब चूँकि मिट्टी भी कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे आप माउंटेनियस एरिया में देखेंगे तो दूसरे टाइप की वनस्पति दिखाई देगी,
और प्लेन एरिया में देखेंगे तो दूसरी तरीके की दिखाई देगी, डेजर्ट एरिया में देखेंगे तो दूसरी तरीके की दिखाई देगी। तो उसमें क्या है, डेजर्ट टाइप में मिट्टी जो है अनउपजाऊ होती है, टेम्परेचर अधिक होता है और रेनफॉल कम होता है। तो वह हमेशा ऐसे वनस्पति उपयोग, ऐसी वनस्पतियाँ उगती है जिनको पानी की आवश्यकता कम। तो वो कैसे होंगे, कांटेदार उगेंगे, जिससे कि पानी का जो वाष्पीकरण हो वो कांटे का एकदम नुकीला जो पॉइंट होता है वहीं से होता है। तो इसलिए कांटेदार होगी, या उस जो पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी जैसे पेड़ वगैरह की होती है, तो उस तरीके की पेड़ पत्तियाँ आपको दिखेंगी जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, एकदम छोटी पत्तियाँ होती, और ये अपने से वाष्पीकरण रोकने के लिए कई तरीके के ढंग भी अपना लेते हैं। या तो ये मतलब जो क्या कहते हैं घुमावदार हो जाएंगी, मुड़ेदार हो जाएंगी, जिससे कि इसे पैर तोड़ने जाइए आप देखिए इस तरीके की पत्तियाँ रहती हैं, इसलिए वो सब कर देते हैं तो वाष्पीकरण कम से कम। तो इस तरीके के क्षेत्र में जो है छोटी पत्ती वाले और बबूल के पेड़ और मतलब अधिकतर कांटेदार पौधे आपको दिखाई देते हैं। वह हिमालय क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है और जो है लेकिन मानव का इंटरफेरेंस कम, मिट्टी तो उपजाऊ होती है लेकिन ढाल की वजह से जो मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। तो वहाँ पर आपको ऊंचाई के आधार पर मिलेंगे, जैसे शुरुआत कम ऊंचाई पे है तो वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा अधिक ऊंचाई चले जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। तो पहले आपको उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, फिर शीतोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, फिर शंकुधारी वन मिलने लगते हैं, अधिक ऊंचाई तक चले जाएंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलने लगते हैं। वहाँ पर क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वनस्पति में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट उसी तरीके से अंतर आता है। इसी तरीके से मैदानी भाग है तो मैदान में उसी तरीके से आपको देखेंगे मैदानी भाग की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अब वहाँ पर जहाँ पर रेनफॉल टेम्परेचर अधिक है वहाँ पर आपको जो है ऐसे ज़्यादातर मैदानी भाग में भारत में देखेंगे तो पतझड़ बन जाती है, जहाँ पर वो भी दो तरीके के होते हैं, आर्द्र पतझड़ और एक शुष्क पतझड़। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पर आर्द्र पतझड़ बन मिलते हैं और जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पर शुष्क पतझड़ बन मिलते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति को जो प्रभावित करते हैं यानी कि वो मिट्टी की उर्वरता और जलवायु, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति के विकास होता है उसमें मुख्य रूप से कौन उत्तर आई, सॉइल और क्लाइमेट। सॉइल से मतलब है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरता, और क्लाइमेट से मतलब है रेनफॉल और टेम्परेचर। तो जलवायु और मिट्टी के कारण ही हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भिन्न भिन्न दिखाई देती है, यानी कि कई प्रकार की होती है। वनस्पति के अगर प्रकार को देखा जाए तो वो मुख्य रूप से जलवायु और मिट्टी की उर्वरता के आधार पर ये कई प्रकार की होती है। तो भारत भी आप देख रहे हैं तो भारत भी विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जो चवच पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की रिलीफ पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की स्थलरूप पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है जलवायु के आपके लक्षण पाए जाते हैं। वैसे तो इंडियन का क्लाइमेट क्या है, मानसूनी क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी एक तरीके की वर्षा और टेम्परेचर नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान में कम वर्षा होती है तो नॉर्थ ईस्ट में वर्षा बहुत अधिक होती है। तो इस तरीके से हर जलवायु में जो विविधता दिखाई पड़ती है और मिट्टी की जो उर्वरता में विविधता दिखाई देती है उसके अनुसार भारत में भी प्राकृतिक वनस्पति एक समान नहीं पाई जाती। पूरे भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भारत के बृहद विस्तार होने के कारण, मिट्टी की उर्वरता जो है अलग अलग होने के कारण और जलवायु में विविधता पाए जाने के कारण जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को हम मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटते हैं, 5 टाइप्स में बांटते हैं। ये एक जनरल डिवीज़न है, बाकी सब कई भागों में आप बांट सकते हैं। अभी हम लोगों को एक साथ लेके चल रहे हो सकता है चलो आप कोई दूसरी बुक पढ़े तो उसमें हो जाए। जैसे हमने आपसे कहा कि सदाबहार वन एंड जो है अर्ध सदाबहार एक साथ कर दिया, तो दूसरी जगह आपको क्या मिल जाएगा, हो सकता है मिले कि एक नंबर 1 पे मिल जाए सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरी जगह मिल जाए अर्ध सदाबहार वन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट दूसरा नंबर आते हैं। हम आपको एक साथ बता रहे हैं, तो इस तरीके से इसका जनरल डिवीजन हम बता रहे हैं, बाकी आपको पढ़ने को वही मिलेगा, बस एक तरीका अलग है। ठीक, तो हम आपको क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया बता रहे हैं। वो मैप बना देते हैं, मैप से फिर आपको समझ
ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है। अब इस पर हम आपको बताएं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति ये हमारा पर्वतीय और ये हमारा रिजर्व। सब शुष्क या अर्धशुष्क कहते हैं या मरुस्थलीय कहते हैं, कई तरीके से इसके भी नाम है। शुष्क तथा अर्धशुष्क वनस्पति, एरिड एंड सेमी एरिड। उसी तरह से वहाँ पे जैसे वहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। हाँ वही बनी है वेजिटेशन के अंदर सब कई तरीके की आती है। वेजिटेशन में आपके जो है वन हो गए और जो ग्रासेस होती है घास होती है, जो वन होते हैं वो भी कई प्रकार के होती है, घासें भी कई प्रकार की होती है। वो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे वर्ड में। ये मतलब उधर जैसे कि जैसे ऊपर साइड में जम्मू कश्मीर साइड से वहाँ पर्वतीय वन पाए, पर्वतीय मिट्टी भी तो पाई जाती है, अगर आपने पढ़ाई हाँ, हाँ। बताई थी ना, तो वैसे इसीलिए हाँ वैसे उसी वन तरह पाए जाते पर्वतीय वन पाया जाता है। वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है। डेजर्ट वाला पर भी रेन साइड में एरिया है, तो वहाँ पे भी सेमी एरिड। और ये आपका पश्चिमी घाट में और यहाँ ये वाले क्षेत्र जो है सदाबहार वन और अर्ध। हो गए दोनों, मतलब इसको नंबर में एक दे रहे हैं, यहीं से शुरू करें। सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार। और हमारा नंबर 2 ये रहेगा, जिसे हम लोग पतझड़ वन कहते हैं, मानसूनी पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा हमारा डेजर्ट फॉरेस्ट रहेगा, और एक शुष्क शुष्क, और चौथा हमारा पर्वतीय वन रहेगा। और पांचवा जो होते हैं जिसको हम लोग दलदली वन कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। गुजरात झारखंड में पाए जाते हैं दलदली वन। हाँ दलदली वन जो है वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है,
गुजरात है, केरल है, बेम्बाघाट, यहाँ पे वो लेगून्स पाए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। कोस्टल एरिया पाए जाते हैं। ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये वही है। इनको अनूठी वन कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं या अनूठी वन कहते हैं। बना लीजिए आप, फिर हम जो है wetlands in human free of cost. ये 5 सर ये किस स्टेट में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नाम देखिए अलग अलग है। वैसे इनका मैनग्रोव का जो नाम दिया जाता है वो वेस्ट बंगाल के कई नाम है अलग अलग, लेकिन ये उस तरीके से दलदली वन कहना मार्स मैनग्रोव जो नाम दिया गया है। अब इनका नाम वेस्ट बंगाल में सुंदरी वन है। ऐसे जो है यहाँ से लगा के वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, सब जगह। पहला हम आपको पढ़ाएंगे सदाबहार यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार। आपका एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप जानते हैं कि सदाबहार वन ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर अधिक तापमान हो और अधिक वर्षा हो। तापमान भी अधिक हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, और रेनफॉल भी 200 सेंटीमीटर से अधिक। इनमें थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, कहीं 25 मिल सकता है, कहीं 20, कहीं 24, तो आप उसको ध्यान रखिए। मुख्य ये है कि अधिक तापमान और अधिक वर्षा, ये ध्यान रखना। यहाँ की मिट्टी में भी एक चीज़ यही गुण पाया जाता है, यही क्वालिटी तो मिट्टी में भी पाई जाती है सर। मैंने कहा ना कि दूसरे से हर चीज़ खोज में, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व हो। ऐसे आप कोई एक भी चीज़ का नाम ले लीजिए, सबका चाहे जड़ हो चाहे चेतन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसका बिना किसी दूसरे से जब आप संबंध नहीं करेंगे तो उसका इंडिविजुअल अध्ययन नहीं किया जा सकता, और उसी से हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोचने की क्षमता भी बदल जाती है, हमारे विचार बदलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी कि पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया गया है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली चाहे जो चीज़ें हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, यानी कि चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड। जब तक आप जल का यूज नहीं कर रहे हैं तब तक जल का कोई महत्व नहीं, तब तक जल संसाधन, मिट्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कृषि नहीं कर रहे हैं, बेकार पड़ी हुई है। लेकिन मिट्टी में आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, संसाधन। जब तक दूसरा कलर नहीं है तब तक आप रेड येलो इनका कोई महत्व नहीं। गोरे और काले का महत्व तभी जब कोई काला है कोई गोरा है, अगर सभी गोरे हो जाएंगे तो गोरे का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आप इंडिविजुअल अध्ययन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। इसीलिए जितनी भी प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसी वनस्पति पाई जाएगी वैसे जो है वहाँ की क्लाइमेट होगी, जैसे क्लाइमेट होगी वैसे वर्षा जो है कराने में पेड़ सहायक भी होते हैं और वर्षा पेड़ों की ग्रोथ को
हर चीज़ मानव जो है पर्यावरण से संसाधन लेकर अपना विकास कर रहा है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहा है। हम पर्यावरण से प्रभावित भी हो रहे हैं और पर्यावरण को प्रभावित कर भी रहे हैं। तो इस तरीके से दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वेजिटेशन भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड सॉइल भी है, ठीक, सॉइल से रिलेटेड वेजिटेशन है, क्योंकि जैसे मिट्टी होगी वैसी वनस्पति, जैसे जलवायु होगी वैसी वनस्पति होगी, वैसे मिट्टी होगी, जैसे पेड़ पौधे होंगे वैसे मिट्टी की उर्वरता होगी, ठीक। जैसे ही पेड़ पौधे ज़्यादा है तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, वैसे जलवायु होगी, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड। हाँ, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी ऐसे वन, सदाबहार वन यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे जो पेड़ होते हैं वो पूरे वर्ष भर वहाँ पर वो जंगल या वन कभी भी पत्ती विहीन नहीं होता, यानी कि कभी भी एक साथ ऐसा बात नहीं कि पत्तियाँ गिराते नहीं, लेकिन सभी पेड़ एक साथ अपनी पत्तियाँ सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियाँ गिराते। इसलिए आप कभी भी आपको जो है पेड़ वन जो है पत्ती विहीन नहीं दिखेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन कहते हैं, सदाबहार। हमेशा जो है हरी पत्तियाँ इसमें आपको दिखती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, अधिक तापमान और अधिक वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर ऐसी कंडीशन पाई जाती है। भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा, उत्तर पूर्वी प्रदेश, यहाँ पर इस प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है। ज़्यादा जो औसत वृक्षों की लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर 60 मीटर जानते हैं आप। सबसे ऊंचे पौधे भी यहीं पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई वाले पौधे भी कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सदाबहार यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतने घने वन होते हैं कि सभी को सूर्य के प्रकाश पाने की होड़ लगी रहती है। तो सभी ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि नीचे तो सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पाता है। तो उस होड़ में सभी, जैसे आप ही आप ऊपर की तरफ बार बार जो है शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ने की कोशिश करिए तो आपकी लंबाई बढ़ती है। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी सूर्य का प्रकाश पाने की तरफ हमेशा ऊपर की तरफ ही देखते हैं, तो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी, ये मुख्य वृक्ष हैं, ये इसके मुख्य वृक्ष हैं। अभी जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं कि अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए ही जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर जो है इस तरीके के वन पाए जाते हैं अपेक्षाकृत। सही पूछिए तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इनमें जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उसका और एक जो है सदाबहार वन में ये मिश्रित रूप होते हैं, मिक्स्ड रूप होते हैं। तो ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्ध सदाबहार सेमी कर्लिंग फॉरेस्ट इनमें जो मुख्य वृक्ष है सिडार, हैलाक और कैर, ये इसकी मुख्य वृक्षों की प्रजाति है। अर्ध सदाबहार ये याद रखना, ये आपका अर्ध सदाबहार वन की वृक्ष मैच कराने के लिए जा सकता है। रोजवुड, महोगनी और हाँ सदाबहार की, सदाबहार ही पूछा जाए।
इम्पॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चन आया है वो बता रहा हूँ। जी सर। तो इनके 3 क्षेत्र हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उत्तर जो सदाबहार में है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन। दूसरा जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और तीसरा अंडमान अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह। ये यहाँ भी एक नंबर है। दूसरा है आपका ओट्स प्रबंधित पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स। जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब इसमें भी 2 डिवीजन है। जहाँ पर रेनफॉल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर पाया जाता है, 100 से 200 सेंटीमीटर, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। और जहाँ पर रेनफॉल ये 70 से 100 सेंटीमीटर का है। ड्राई हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर शुष्क पर्णपाती। जो वेट वाले पाए जाते हैं, तो जो वेस्ट हिमालय है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय है, इसका जो गिरिपाद रीजन है, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसके बाद इसका वेस्टर्न घाट का ही जो ये आपका पूर्वी रीजन है। तो अभी हमने बताया था पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट। यहाँ पर है उड़ीसा वगैरह में तो इस तरीके के वन, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर उस तरीके के वन पाए जाते हैं। जो भारत का मध्य भाग है, ठीक, ये मध्य भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो है किस तरीके के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ जैसे आम हुआ, महुआ हुआ, ठीक, ये सब। हाँ, साल है, सागौन है, साल है, सागौन है, ये सब वन पाए जाते हैं। पूछा जाता है साल सागौन बहुत आता है। साल है, सागौन है, ये शुष्क वन होते से शुष्क हाँ, पर्णपाती सागवान, वन। शीशम है, महुआ है, ये सब इसमें आता है। ये पूछा जाता है साल सागौन। भारत में सबसे ज़्यादा जो वनों का वृक्षों का विस्तार है साल का, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा साल ये आता है क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा किस वृक्ष की किस प्रजाति का विस्तार है, तो साल का सबसे ज़्यादा। ये हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती। सर हमारे यूपी में कौन से वन पाए जाते हैं? हाँ, यही यूपी में, पर्णपाती वन। हाँ, यूपी वगैरह भी पाए जाते हैं। बस जैसे मिक्सचर है, हाँ, जहाँ हाँ महुआ हुआ, ये साल सागवान जो है इधर एमपी की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सब मिक्सचर है, जहाँ पे जैसे प्रायद्वीपीय पठार में अमलतास हुआ, ठीक, ये पाया जाता है। साल हुआ, सागौन हुआ, ये सारे फल पाए जाते हैं।
तो तेंदु मतलब उष्ण कटिबंधीय हाँ? पर्णपाती वन, शुष्क और मतलब शुष्क और आर्द्र नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरा ऐसे शुष्क। हाँ ये सब है। शुष्क में ज़्यादातर जो है ये आते हैं, तेंदु हुआ, पलाश हुआ, खैर हुआ, ये सब शुष्क में आते हैं। अमलतास हुआ, ये प्राकृतिक पठार में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो सब शुष्कीय है। और जो मैदानी भागों में पाए जाते हैं ये सब आर्द्र में होता है। बताएं तो आपको, जैसे आम हुआ, महुआ हुआ, हाँ आंतरिक बात कर जो जो आर्द्र मैदानी भागों में पाए जाते हैं वो आर्द्र है, और जो प्रायद्वीपीय भागों में चले जाते हैं वो। आप ये समझिए कि जैसे जैसे इधर से इधर आए, पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मानसून है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा हो जाती है, फिर यहाँ बंगाल की शाखा हो जाती है। तो ये यहाँ से जाके टकराती है, यहाँ बंगाल की शाखा यहाँ पे टकराती है, जितना हमारा रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। देखिए यहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ जाकर जब यहाँ पे हवाएं पहुँचती हैं, मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं, तो मेघालय वगैरह की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ हवा घुस तो जाती हैं लेकिन निकल नहीं पाती वहाँ। तो इसीलिए मेघालय वगैरह में, मासिनाम वगैरह में ज़्यादा वर्षा होती है। वहाँ हवाएं क्या कीप क्या आकार है, जैसे कीप नहीं होती, आप एक बार उससे तेल डालिए तो नीचे की तरफ चली जाए तो ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे हवाएं यहाँ पर चली तो जाती हैं लेकिन निकल नहीं सकती। इसी तरीके से यहाँ पे जो गारो, खासी, जैंतिया, ये सब ऐसे, हाँ पहाड़ियाँ इनकी ऐसी बनावट है कि यहाँ पर जब बे ऑफ बंगाल मानसूनी हवाओं की शाखा जाती है, यहाँ पर रुकने के बाद जो है फिर वापस नहीं आ पाती, तो यहीं पर जो वर्षा अधिक कर देगी। क्योंकि जहाँ पर्वतों से टकराई तो फिर इसके बाद उसका जहाँ तापमान कम हुआ उसके बाद वर्षा शुरू, उसका सिचुएशन शुरू हो जाता है और वर्षा कर देती है। यहाँ से टकराने के पश्चात फिर हवाएं जो ऐसे ऐसे जाती है, एक शाखा ये यहाँ पर जाती है और एक शाखा जो जाती है यहाँ से ऐसे। कुछ शाखाएँ सब जो नर्मदा ताप्ती से सब अंदर की तरफ जाती हैं, यहाँ से साइक्लोन्स जाते हैं, कृष्णा है, गोदावरी है, नदियों में सारे जो पास मिलते हैं उनको, उसी से ये हमारे चक्रवात जाते हैं। और यहाँ से जो भी हमारे गैप है, ठीक, उन गैपों से अंदर की तरफ पहुँच कर यहाँ मैदानी भागों तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ तक जाते जाते जो है काफ़ी जो है उसका तापमान बढ़ जाता है। जितने तापमान चाहिए तो उतनी उसकी आर्द्रता चाहिए, उतनी उसको आर्द्रता चाहिए। तापमान अगर बढ़ेगा तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। मान लीजिए अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसकी आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, 100 ग्राम है। लेकिन अगर उसका तापमान बढ़ गया 25 से आपने 27 हो गया तो उसकी भी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी, 125 ग्राम। अब जब तक वो 125 ग्राम आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर लेगी, हवा जो है क्या सेचुरेट नहीं होगी, संतृप्त नहीं होगी, तब तक वो वर्षा नहीं कर सकती। इसी कारण कि राजस्थान में जब हवाएं जाती है तो दो कारण है, एक एक्सेसिव टेम्परेचर है और दूसरा अरावली पर्वत के पैरेलल निकलती है। अरावली पर्वतों से वो टकराती नहीं है, क्या होता है उसी पैरेलल निकल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, उससे भी बड़ा कारण है एक्सेसिव टेम्परेचर, यहाँ का तापमान अधिक है। जैसे ही हवा पहुँचती है हवाओं का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब उनको सेचुरेट होने के लिए, संतृप्त होने के लिए और आर्द्रता चाहिए। जब यहाँ पर कोई, जानते हैं आप, यहाँ से कोई नमी उनको मिल नहीं रही तो वो आर्द्रता उनको नहीं मिल पाती, इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम है। कभी कभी आपको बादल पड़ने की घटना दिखाई देती है जम्मू कश्मीर वगैरह जाते हैं, ये शाखा और ये शाखा जब दोनों मिल जाती है जाके जम्मू कश्मीर में मैदानी भागों में, तो वहाँ पर वैसे तो पहाड़ों में ही बादल की घटना घटित होती है। तो बादल के यहाँ पहाड़ों से टकराती है, बड़ी तेज़ी से भी ऊपर की ओर जाती है और बहुत जल्दी से सेचुरेट होकर एकदम जो है बड़ी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कर देती है, तो जिसे हम लोग कहते हैं बादल का फटना, क्लाउड बस्टिंग। हेलो सर, 11 के बाद 12 तक खत्म हो गया। अभी तो सर हम यहाँ पर आगे चले आए तो 11 बजे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ की सिचुएशन देखते हैं। आपके ठीक है सर, अब वहाँ तालीम होगी फिर आपको बता, 12 तक खत्म हो जाए तो आपको बता देंगे। खत्म हो जाएगा अरे आएगा नहीं होना, तो जैसे सिचुएशन
इस तरीके से ये क्लाउड बस्टिंग वगैरह रेनफॉल वगैरह जब पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, तो इस तरीके से 70 से 100 सेंटीमीटर जो है शुष्क पर्वत। हाँ जो है शुष्क पर्वतीय पर पाए जाते हैं, और जो है जहाँ पर जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ आगे पर्वतीय पर पाए जाते हैं। इनमें याद रखिएगा साल साल ज़्यादा पूछे जाते तो सर ये तो आर्द्र है ना। हाँ साल और सागौन ये जो पाए जाते हैं इनमें क्षेत्रफल पूछा जाता है। सबसे अधिक साल सबसे अधिक क्षेत्रफल साल। हाँ साल नंबर 1 आया वो क्वेश्चन। अब तीसरा देखिए शुष्क और शुष्क। एरिड एंड सेमी तो इसमें भी ये कैसी कंडीशन में होते हैं जहाँ तापमान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है और रेनफॉल क्या है कम। रेनफॉल कम, रेनफॉल में जो शुष्क होते हैं वहाँ पर आपका जो है 50 सेंटीमीटर से 25 से जो अर्ध शुष्क है वो 25 से 50, और जो शुष्क सॉरी उल्टा बोलिए, अर्ध शुष्क है वो 25 से 50, जो शुष्क है वो 25 से। ये रेनफॉल टेम्परेचर अधिक रहता ही है और वाष्पीकरण अधिक, टेम्परेचर भी अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक तापमान हो और अधिक वाष्पीकरण क्या हो, अधिक वाष्पीकरण हो और रेनफॉल कम, ऐसी स्थिति में जो है शुष्क एवं अर्धशुष्क वन होते हैं। ये पूरे एरिया में पाए जाते हैं। दक्षिण पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर इस तरीके के मेजर देश का राजस्थान है, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग मध्य प्रदेश का और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से सबसे ज़्यादा। इसमें जैसे मैंने बताया कि कांटेदार वृक्षों की क्या रहती है प्रधानता रहती है, जैसे बबूल है, हाँ बबूल है, अपने आप ही बबूल देखते हैं आप, जहाँ वर्षा कम होती है कलकड़ी मिट्टी होती है, खैर है, केसरी है, नागफनी है, इस तरह के होते हैं। जैसे अब नहरों के किनारे देखिए जो इसी तरीके के पेड़ लगाए गए हैं। जब आपका जो सामुदायिक वानिकी प्रोग्राम चला था तब कितने वृक्ष लगाए गए थे, सब इस तरह के लगाए गए थे वृक्ष, ताकि राज्य को पानी आने की आवश्यकता ना पड़े, कंकरीली मिट्टी में भी हो जाता है। गाँव में भी लगाए गए थे, जहाँ पर रोड के किनारे रेत की पटरियों के किनारे कंकरी लगाई गई, यही है वो खैर केसरी और ये सब इसी तरीके के है। केसरी कौन सा वृक्ष होता है? पहली बार मैंने सुना। नाम है खेजरी, खेजरी आपको कैसे बताएं? खजूर की, हाँ खजूर भी है, खजूर भी नहीं होता है इसी तरह के चीज, फिर खजूर खेजरी एक जैसे होते हो, थोड़ा और करील का भी जो वृक्ष हो सकता है, करील का वृक्ष बबूल है, करेले की नाम की होगी, तो करील का भी वृक्ष हाँ होगा करील का, आपको जो मालूम है वो बता दें। अगर वो कम पानी में की आवश्यकता हो रहा है तो वो होगा ही होगा। अगर आपने देखा है उसको, हमने तो देखा है पहले हम लोग किशनपुर में रहते थे, यमुना नदी के किनारे थे, तो वहाँ की मिट्टियाँ जो है उसी तरीके की रहती थी, कंकड़ी पथरीली और छोटे छोटे ऊँचा मतलब समतल नहीं था, तो उसी तरीके के सब पेड़ दिखाई दिया करते थे। तो जो अगर आपने देखा है उस वृक्ष को किस सिचुएशन में, तो वही होगा, क्योंकि यमुना नदी के किनारे आप जानते हैं किस तरीके की टोपोग्राफी रहती है, जो चावल होते हैं वो समतल नहीं होते, फिर बल्कि उससे काफ़ी दूर पे गांव जो होते हैं उनमें खेती होती हुआ करती थी, लेकिन पर्टिकुलर जो किसान जो टाउन एरिया है उस पर नहीं होती।
यमुना नदी से एकदम सटा हुआ है, तो फिर वहीं पे हमने कुछ तरीके के पेड़ वगैरह देखा करते थे। जब बचपन में पढ़ने स्कूल जाया करते थे तो स्कूल के पीछे उसी तरीके के पेड़ दिखाई दिया करते थे। तब तो ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जब ये सोचा जाता है तब दिखाई दिया। जैसे हम उसी तरीके के देखते थे कि बैठ के पेड़ जो रोएदार कर लेती हैं, ऐठन कर लेती हैं। अब तो क्यों कर लेती है तब तो मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम कि उस तरीके अपने आप को वास्तविकता से रोकने की, अपने आप को जिंदा रहने की। क्योंकि सबसे ज़रूरी है अनुकूलन। अगर आप अपने आप को उस वातावरण में अपने को अनुकूल नहीं कर पाते तो आपके जीवन का अस्तित्व नहीं है। उसको आप सामाजिक व्यवहार में ले सकते हैं। वो जो पेड़ पौधे आप ही अगर अपने घर में आप अनुकूलन नहीं कर सकते तो क्या आप रह पाएंगे? आपको बाहर निकाल दिया जाएगा घर से, कहा जाएगा जाओ एक अलग कमरा दे दिया जाएगा, वही खाना होता है। देखिए बड़े अभी जब घर में नई नई शादी होती है तो फिर उसके कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि अलग कर दिया जाता है कि जाइए रहिए, क्योंकि उनका अनुकूलन नहीं हो पाता है। और जिसका अनुकूलन एडजस्टमेंट है अपने उस पर्यावरण से, उनको रह रहा है। जहाँ नहीं अनुकूलन है तो फिर उसका उस कम्युनिटी में उसमें अस्तित्व नहीं। तो हर चीज़ ज्योग्राफी जो सोशल ज्योग्राफी भी है, जो भी आप देख रहे हैं वो आप सामाजिक उसमें भी लागू कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्टेट वगैरह को ऑर्गेनिज्म माना गया है। जब आप पाठ पढ़ेंगे उसको देखेंगे राज्य को भी जीव माना गया है, उसका भी विस्तार होता है, उसका भी कम होता है। तो वन में आप समझ गए कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर जो है शुष्क एवं अशुष्क वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है वहाँ शुष्क वन पाए जाते हैं। जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है वहाँ पर 8 पाई जाती है। उसका एरिया ये हो गया। और ये जो आता रेल साइड एरिया पाया जाता है पश्चिमी घाट में, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब आप चौथा देख लीजिए पर्वत। पर्वतीय वन आपको दो जगह पे मिलते हैं। एक तो हिमालय भाग में मिलते हैं। हिमालय में वैसे 2 डिवीजन हो जाते हैं, लेकिन हम 1-2 डिवीजन बताएंगे कि पश्चिमी हिमालय एक और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार में जो पहाड़ है हमारे जो पड़ोसी जिला हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो इनको आप देख लीजिए किस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन भी आप 2 तरीके से दिखा सकते हैं। हिमालय में पाए जाने वाले और एक दक्षिणी प्रायद्वीपीय। हिमालय तो आजाद में काफ़ी ऊंचा है, तो इसमें शुरुआत से लेकर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ ऊपर को बढ़ते हैं तो इनमें पाए जाने वाले जो वन है उसमें भी हमारी विविधता दिखाई देती है। ठीक, जैसे आपका पृथ्वी की सतह से लेकर जब मान लीजिए पृथ्वी की सतह है वहाँ से 1000 मीटर तक जाते हैं, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय मिलते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसके बाद जब 2000 तक जाते हैं तो आपको शीतोष्ण मिलती है। जिसे हम टेम्परेट कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो सर ये पर्वतीय वन के अंदर आते हैं क्या? हाँ, ये पर्वतीय वन है हिमालय में जो पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ जाते हैं, अब हिमालय अधिक ऊंचाई के अनुसार तापमान में भी कमी हो जाती है, तो उसी हिसाब से उनकी वनस्पति भी कम हो जाती है। फिर इसके ऊपर समुद्री पर पाए जाते हैं। ऐसे कहीं कहीं पे डिवीजन मिलता है शीतोष्ण समुद्री एक तरीके से मिश्रित वन जो पाए जाते हैं, तो 3000 तक। अभी इसके ऊपर जो है
शीतोष्ण समुदाय में देवदार का पेड़ बहुत मशहूर है। पूछा जाता है देवदार कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी हिमालय में क्वेश्चन आया है ISP से में कि देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। समुदाय में जैसे आपके पाइन के वृक्ष हैं, पाइन है, फर है, ये समुदाय जो 3000 मीटर से ऊपर पाए जाते हैं। दक्षिणी हिमालय पर रहते हैं। ये सब पश्चिमी हिमालय पर है, इसकी बात करें। दक्षिणी प्रायद्वीप तो ये है, यहाँ पर जो आपके प्रायद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पाए जाते हैं। उसमें दो ही तरीके के बल पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण। इतनी ज़्यादा ऊंचाई की नहीं, नीचे स्तर पर जो है उष्णकटिबंधीय है और ऊपर जो है शीतोष्णकटिबंधीय है। औसत रूप में 1500 मीटर तक है ऊंचाई। तो दो तरीके के हैं, उष्णकटिबंधीय जो पृथ्वी तल से पाए जाते हैं, लगभग मान लीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई है, तो फिर इसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय 1500 मीटर की ऊंचाई। 1500 से 2000 के बीच में पाए जाते हैं। ये 1500 तक ऊपर है, तो 1000 तक हो गया, 1000 से ऊपर 1500 तक शीतोष्णकटिबंधीय। जो ये शीतोष्ण शंकुधारी वन है, तो वो हिमालय के किस भाग किस साइड पाया जाता है? वो भी पश्चिमी साइड पश्चिमी, ये सब पश्चिमी का ही होता है, अच्छा, सारा पश्चिमी। यही आता है एग्जाम। हाँ, 3000 फीट। ये कोई बहुत स्पेसिफिक हाइट नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी मिल सकता है आप दूसरे पढ़ें, लेकिन आप ये सीनियर याद रखना। पहले मिलेंगे ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, दूसरा फिर शीतोष्ण और फिर तीसरा शंकुधारी। पहले उसके बीच में ये जो शीतोष्ण शंकुधारी होते हैं और इसके ऊपर शंकुधारी, इस तरीके से ही मिलते हैं। शंकुधारी सबसे लास्ट में होते हैं, जो बहुत कम तापमान में उठते हैं, जो शंख यानी कि एक शंख के रूप में बना लेते हैं, ऐसे वृक्ष मालूम है ना आपको। यहाँ पर भी तापमान कम होता है, वर्षा कम होती है, तो इसलिए अपनी वर्षा को रोकने के लिए, वाष्पीकरण को रोकने के लिए ये एक नुकीली पत्तियाँ बनाते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण जो नुकीली पत्तियों से हो तो कम हो। ऐसे सेल रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हिमपात होता है, वर्षा कैसी हिम के रूप में होती है, तो ऐसे बर्फ गिरेगी तो ऐसे नीचे की ओर गिर जाएगी, तो इनको भारी नहीं पहुँचेगी, इसलिए अपना रूप इस तरीके से रखते हैं। आगे समझ में? आप लास्ट देख लीजिए, मैट हो गया दलदली, इसको कर दिया। मैट को यानी कि ये जो वन होते हैं वो वास्तव में दलदली भागों में होते हैं। जैसे ज्वार भाटा आया, तो जब ज्वार आता है तो तटीय भागों में क्या है, जल भी ऊपर आ जाता है, तो वो जब जल ऊपर आ जाता है, जो यहाँ रुक जाता है, तो इसलिए दलदल बन जाता है। और उसमें पानी कैसा रहता है, नमकीन पानी। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जिनकी जड़ें नमकीन पानी में डूबी रहती हैं और ये चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इस तरीके से जो वास्तव में नमक के पानी को सहन करने की क्षमता होती है, वहाँ वो जो है इस तरीके के यहाँ पर वृक्ष उगते हैं। जैसे सुंदरी वन है, मैन को बोला जाता है पश्चिम बंगाल। हाँ, ये जो है वेस्ट बंगाल में हुआ, कृष्णा जो क्या कहते हैं उड़ीसा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, गुजरात में हुआ। जहाँ जहाँ इस तरीके के दलदली क्षेत्र, आलूकी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें कई है, जैसे आपका सुंदरी हो गया, फोनिक्स हो गया, नाम अलग अलग है। सुंदरी वन मेन पूछा जाता है,
सुंदरी वन भी आपके क्या है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव। पूछा जाता है सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी वन किस प्रकार के वन हैं। इसमें तो नारियल है, ताड़ है, बांस है, सभी पेड़ इसमें आते हैं। सुंदरी वन के अंदर सुंदरी वन नहीं, सुंदरी वन नहीं कहलाती, सुंदरी वन को मैं नाम वेस्ट बंगाल। मतलब इस तरह के पर इस तरह की उड़ते हैं दलदली क्षेत्र। पैरोटोरिया है एक नाम है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है सबसे फेमस है सुंदरी। से तो सुंदरी वन वेस्ट बंगाल पाया जाता है ना, सुंदरी वन। रोजोफोरा है, नाम अलग अलग है। रोज है, हाँ वो नाम, लेकिन आप सुंदरी वन याद रखें, सुंदरी वन नहीं याद। बताइए कुछ समझ में ना आया कुछ पूछना, आज आपकी जल्दी क्लास शुरू है। आज ही का पानी आज ही घर से सुबह करा है। बताइए आप कुछ क्वेश्चन जैसे आता है इसमें क्वेश्चन, तो भारत में सबसे ज़्यादा किस वृक्ष का जो है विस्तार है, तो साल। दूसरा आता है मैच कराने के लिए, जैसे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को मैच कराना। सदा पर्णपाती, भरोसा, शुष्क, और तीसरा मैंग्रोव या दलदल। और इसमें जैसे दे दिया गया महोगनी, इसमें दे दिया गया आपका शीशम, इसमें दे दिया गया आपका सुंदरी वन, और इसमें दे दिया गया आपका इस वन में आपको दे दिया गया कैक्टस या बबूल, और अक्टूबर में आपको दे देते हैं पाइप, देवदार। इस तरीके से मैच कराने के लिए जैसे सदाबहार में कौन सा हो जाएगा, और पार्टी में इस तरीके से पूछ लेंगे। एक बार पूछा गया था कि देवदार के फल भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इसमें था विकल्प था उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, प्रायद्वीपी पठार का प्रायद्वीपी पठार, और क्या कहते हैं इनमें से कोई ऐसा कर देते हैं, तो आपका पश्चिमी हिमालय आंसर मिलेगा। कभी भी ऐसे पूछ लेते हैं कि महोगनी किस प्रकार का जो है वन है, सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ये पूछ लेते हैं। तो आपको हाँ आपको बताना क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं। मेंस में जब आएगा लिखने के लिए तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा भूमिका हर पे बना दिया।
हैं? गेम्स के लिए सही है सर। हाँ, उसी तरह से पढ़ाते हैं आप। अगर आपने ये याद कर रखा है, बस आपको करना क्या है, जब आप पढ़िए तो आप पहले डायग्राम बनाइए, यहाँ बना लिए तो आप ये जानिए किस प्लेस में है। इसके बाद केवल आपको इसी जगह लिख लेना है, इसके मुख्य वृक्ष, कंडीशन लिख लेना है, टेम्परेचर इतना, रेनफॉल इतना, ये और मुख्य वृक्ष लिख लीजिए। बस एक मैप में आप बना के रखिए। इतना याद है अगर आपको तो अपने आप लिख लेंगे। मैप अगर आपको याद है, थोड़ी कंडीशन मैप में से आप लोकेशन जानी जाएंगे, कंडीशन आपको लगभग याद ही हो जाएगी। आप जानते हैं जलवायु मिट्टी किस तरीके की पाई जाती है, सब क्षेत्रों में वो आपको याद आ जाएगा। और नहीं भी है तो आप बिना लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर ज़्यादा ही तो 2 लिख के और नीचे आप उनके वो लिख लीजिए, फिर बाकी आप अपने आप लिखेंगे। यही तरीका भी है, आप हर चीज़ को रट नहीं सकते। एरिया पता होना चाहिए और वृक्ष पता होना चाहिए कहाँ कौन सा हाँ, है। इसी तरह कल सवाल पढ़ाया था तो सवाल का आप लिख लीजिए। सवाल में क्या लिखना है आपको, लोकेशन आप जान ही रहे, उसका कलर लिख लीजिए, उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन कौन सा। आप किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होगा वो आप क्षेत्र देख कर ही जानते हैं। अगर हम कह दें कि यहाँ पर एलुअल सॉइल का विकास हो रहा है तो आप क्या विश्वास करें? नहीं करेंगे कि आप जान रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, आप नहीं विश्वास करेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर तो मरुस्थल है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर दक्कन का पठार है, बेसाल्ट पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो एक बार आप मैप बना लेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, और मैप भी बनाएंगे तभी आपको नंबर मिल सकते, चाहे वो कहे चाहे ना। वो हमेशा बीए से भी होता है। अगर आपने बीए में मैप बनाया तो नंबर अच्छे, कोई भी कहीं भी जाएंगे। मैप से देखिए हुए एक अट्रैक्टिव लगने लगता है। अब देखिए न्यूज़पेपर में भी आता है तो किस तरीके से मैप बना के, हाँ, जैसे मान लीजिए कि चुनाव हो रहा तो न्यूज़ में किन किन क्षेत्रों में, किन किन जिलों में चुनाव होना है, किस तारीख को, सबको मैप बना के हाँ दिखाते हैं। तो आप किसी भी केवल नहीं यूज कर सकते। कोई भी जब जीएस का पेपर आप देंगे तो उसमें कोई भी करंट की भी चीज़ पूछेगी, कोई घटना कहाँ घटी तो तुरंत आप बना के मैप दिखा दीजिए। सुनामी कहाँ आई, चक्रवात कहाँ है, चक्रवात किस जगह पे आया, आ गया कि अभी आज जो है पश्चिम बंगाल में आए हुए चक्रवात के बारे में लिखिए, तो तुरंत आप मैप बनाइए, पश्चिम बंगाल का तट दिखाइए कहाँ पर जो है ये प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा, बस उसको दिखा देगी तो एक अलग उसकी जो है वो बढ़ती है। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे तो सही है। सर जो मैंग्रोव 1 है वहाँ पर यानी टेम्परेचर और लैंडफॉल कितनी पाई जाती है? जो मैनग्रोव जो होते हैं वो वास्तव में तटीय क्षेत्रों में हमेशा रेनफॉल और टेम्परेचर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, सम जलवायु में। सर वहाँ रेनफॉल तो अधिक होगी ना, ये दलदली तो जितने तटीय क्षेत्र होते हैं ये जो रेनफॉल से रिलेटेड नहीं है, ये मेनली क्या है, ज्वार से रिलेटेड, जो हमारे ज्वार आते हैं, जैसे ये वास्तव में उससे रिलेटेड नहीं है रेनफॉल, ये ज्वार से रिलेटेड, ज्वार से जब समुद्र का जल भर जाता है इसीलिए इसको अनुक्ति बनता है। और सर जैसे वनों की लंबाई में जैसे वृक्षों की लंबाई कितने मीटर तक? किसकी? और जैसे मैंग्रोव मैनग्रोव जो होते हैं वो 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक के होते हैं। ये फैलते ज़्यादा है, ऊपर तक आएंगे कि चारों तरफ फैल जाए। हाँ, जड़े बहुत है। बस और कुछ नहीं। तो सबसे लंबे तो यही होते ना, उष्णकटिबंधीय हाँ, पर्वतीय। ये हाँ हमेशा यही करेंगे। आता है कुछ है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तो पूरे वर्ष पर अधिक साल हाँ सर वही पर्णपाती वाले। हाँ पढ़ पाती नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार रिवर ग्रीन बताया ना, वहाँ पे तो होड़ लगी है कि हमको प्रकाश मिलना चाहिए, वो कहेगा हमको मिलना चाहिए, वो सोचता हमको मिल जाए। तो क्या करते हैं, आप ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करें, सभी धूप की कमी नहीं करते हैं। धूप मतलब नीचे तक पहुँच ही नहीं पाते, इतना घना बन रहता है, एक दूसरे से कुंठित रहता है, लताओं के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं या लियॉन्स कहते हैं। लताएँ, महालताएँ, एपीफाइट्स, पौधों के ऊपर भी पौधे उगते हैं, उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं।
ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको बंद करेंगे।